नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर हम हाजिर हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की तमाम अहम खबरें और उससे जुड़ा अपडेट इस बुलेटिन में समेट कर आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक और बड़ी खबर से जो इस वक्त बिलासपुर से मिल रही है। SECR की 4 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 2 से 5 जुलाई तक स्पेशल ट्रेनें रद्द रहेंगी। नैला यार्ड के आधुनिकीकरण की वजह से नॉन इंटरलॉकिंग का भी काम किया जाएगा, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को रद्द रखने का फैसला किया गया है। SECR सेंट्रल जोन जो है उसके तहत ये फैसला लिया गया है कि 4 स्पेशल ट्रेनें बंद रहेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नड्डा की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। पहले अमित शाह, फिर PM मोदी और अब JP नड्डा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर रहे कमलनाथ और भूपेश बघेल। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा MP के खरगोन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। पहले खरगोन में JP नड्डा ने रोड शो किया और फिर जनसभा में कार्यकर्ताओं को कहा कि कमलनाथ सरकार ने कारगिल का चैप्टर सिलेबस से निकाल दिया था। अब आप लोग मिलकर नवंबर में कमलनाथ का चैप्टर गायब कर दें। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, इन सब की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और धरती पर उतारा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उतारा है। 1,28,000 घर जो मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को मिलने वाले थे, कमलनाथ ने वापस किया था। इधर बिलासपुर पहुंचे JP नड्डा भूपेश सरकार पर जमकर बरसे और आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। नवंबर में तुम छूट जाओ, इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको हम बोलो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को घर बैठाओगे ना, ये सब जरूरी है तो भूपेश को घर बैठाना जरूरी है कि नहीं है? कि नहीं है? तुम उसका काम करो, बाकी काम हम देखेंगे, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। MP छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का खासा फोकस है, क्योंकि इन चुनाव में जीतकर न सिर्फ बीजेपी 24 का मूड सेट करना चाहती है, बल्कि इन दोनों राज्यों की 40 लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए खासी अहम है। बिलासपुर से खबर जहां पर आज बीजेपी ने बड़ा मेगा शो किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बिलासपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोई काम नहीं कर रही है, यहां नदियों से बेरहमी से रेत निकाली जा रही है, प्रदेश में नकली शराब मिल रही है, गौठान में भी भ्रष्टाचार है। वहीं नड्डा के आगमन पर भाजपा कांग्रेस में जबरदस्त बयानबाजी भी देखने को मिली। कम से कम प्रदेशाध्यक्ष का, अरुण साहू जी का थोड़ा मान रखे और जो प्लेन जो रद्द हुई है, उड़ान योजना बंद हो गई, उसे फिर से शुरू करें और बिलासपुर के यात्रियों का ध्यान रखते हुए ट्रेन रेगुलर चले, इस बात के सुनिश्चित करें। ये मंत्रियों को तो देखो, इनको तो काम दिया जाता है, आज वहाँ जाओ, आज वहाँ ये करो, वो करो, लेकिन टू लिटिल टू लेट होता है। आप देखिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक समय में आज वो शब्द भूल गए हैं, क्योंकि ये शब्द नए शब्द ले आते हैं और पुरानी बातें अपने ये सरकार, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है तो उसको टारगेट में रखी हुई है। यहाँ से उनने 2 लोकसभा हारे हैं और बाकी 9 में जीते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका पुराना जो स्थिति है वो बनी रहे, इसलिए वहाँ के लोग छत्तीसगढ़ को लोगों को बहकाने और भड़काने आ रहे हैं। बिलासपुर में JP नड्डा आया है, एक और सा प्रदेश का, हिमाचल का, अपना राज को संभाल नहीं पाए तो यह क्या संभालेगा? कांग्रेस पार्टी
घबराई हुई है। रेल की परियोजनाओं को रोकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है। जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ भूपेश जी? बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं? तो डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अंबिकापुर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा सकती है। मीडिया से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन को जनता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हमारा प्रशासन है। प्रशासनिक व्यवस्था को जनोन्मुखी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था जन सरोकार के लिए काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। संतुष्ट नहीं हूँ, जिस प्रकार की व्यवस्था है मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और प्रयास रहेगा कि जनोन्मुखी प्रशासन होना चाहिए। और बात करते हैं एमपी में जारी रेत माफिया के खेल की। चंबल क्षेत्र में प्रशासन के लाख दावों के बाद भी नदियों का सीना चीरकर अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। जेसीबी, डंपर और नदी का सीना चीरकर रेत का होता अवैध उत्खनन। तस्वीरें दतिया और ग्वालियर की सीमा के लेथौरा घाट की है। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन के दावे भले ही कुछ हों, लेकिन अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। सरकार और प्रशासन के लाख दावे हैं कि चंबल में अवैध उत्खनन है, बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं ग्वालियर और दतिया के बॉर्डर पर मौजूद हूं। नाव में सफर कर रहा हूं, लेकिन आपको जान जोखिम में डालकर तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूं कि किस तरह से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पनडुब्बी से रेत निकाली जा रही है। डंपर हैं वो लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे डंपर्स लगे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह पनडुब्बी और हिटैची मशीन से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि रेत के अवैध उत्खनन के पीछे बड़े खिलाड़ियों का हाथ है। मैं तो मुझे रिटायर हुए 18-19 साल हो गए हैं, कह नहीं सकता, लेकिन अगर सतत मॉनिटरिंग हो, विभाग हैं खासतौर से राजस्व और पुलिस और माइनिंग, ये लोग सतत निगरानी करें तो इसको रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा पता दबे जवान से लोग ये कहते हैं कि इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है और जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो लोग ही इस काम में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां रेत का अवैध उत्खनन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चंबल में रेत माफिया सरकारी सिस्टम पर हावी है, तो वहीं बीजेपी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पूरे प्रदेश में माफिया हावी है, चाहे रेत का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामले हो, पूरी जगह माफिया हावी है और ये सरकार माफियों की ये सरकार है। देखिए, मेरा तो इसमें यही कहना है कि कानून का पालन होना चाहिए और ये जो हमारी एक संपदा जो है इसका इस तरह से लूट और इस तरह से जो अनियंत्रित दोहन हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। सरकार इसमें कार्रवाई कर भी रही है और भी जो कमियां हैं उनको पूरी किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निवारण होना जरूरी है। कुल मिलाकर बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन हकीकत यही है कि चंबल क्षेत्र में रेत माफिया पूरी तरह बेखौफ है। सवाल ये है कि कब रेत माफिया पर लगाम कसी जाएगी। ऐसे सवाल यही है कि आखिर ये अवैध उत्खनन कब रुकेगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो रायपुर में IBC 24 की ओर से आयोजित धन्वंतरी सम्मान समारोह के दौरान गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ने जानकारी दी कि गरीब मरीजों को ध्यान में रखकर गोयल ग्रुप जल्दी ही एक डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत करने जा रहा है, जहां अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर से कम दाम पर तमाम पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी और मरीज आधी कीमत पर जांच करवा सकेंगे। साथ ही ये भी कहा कि मणिपाल ग्रुप के साथ मिलकर 300 बेड का हॉस्पिटल 500 दिनों के भीतर ही जल्दी ही आम लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। एक डायग्नोस्टिक सेंटर हमने चालू करने का विचार किया है, जो मेरे ख्याल 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। वहाँ हर किस्म की सुविधा है और ख़ासतौर से ये ध्यान में रखते हुए कि वो महंगा ना रहे, उसके रेट किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से आधे होंगे
आधे हम वहन करेंगे, आधा मरीज वहन करेगा। तो ये आमापारा चौक पे होगा MMI डायग्नोस्टिक सेंटर। NHMMI से अलग है ये। MMI के जो डायरेक्टर लोग हैं उन लोगों ने ये विचार किया कि कुछ काम उन लोगों के लिए भी किया जाए जो बेचारे जांच नहीं करा पाते हैं। दूसरा, एक हमारे ग्रुप में एक हॉस्पिटल का एग्रीमेंट किया हमने मणिपाल ग्रुप के साथ में। 300 बेड का हॉस्पिटल हम आपको 500 दिन के बाद में आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। धन्यवाद। तो लेजेंडरी क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने रायपुर में आयोजित IBC 24 के इस धन्वंतरी सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय टीम को आगामी वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही उन्होंने देश में बेहतर एजुकेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। शुभकामनाएं हमारी टीम के साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो बेहतर खेलें, जीते या ना जीते वो मैं कभी नहीं कहता, बट उनके एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी खेलने आए हैं। मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिमाग भी ये कहता है हिंदुस्तान जीत सकता है, लेकिन उसके लिए कलेक्टिवली एफर्ट होने बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए जब आप मैदान के अंदर चले गए हैं। यही चाहूँगा कि प्लेयर, इंडियन टीम एक अच्छी सोच के साथ मैदान में उतरे और खेले। अच्छी न्यूज़ की वैल्यू सब लोग समझते हैं, एक सेंसेशनल न्यूज़ की वैल्यू भी हम समझते हैं, लेकिन वो एक हद तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन अच्छी न्यूज़ आपको एक ब्रांड बना सकता है कि आपके चैनल पे अगर अच्छी न्यूज़ आई है तो लोग 100 साल तक वो चर्चा करेंगे। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग अमीर हैं और मैं सोचता हूँ अमीर होना सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं होता, अमीर अपनी सोच से होता है आदमी। अगर पैसे से अमीर होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन अमीर नहीं है, क्योंकि पैसा हमने आखिर में साथ में लेके नहीं जाना, लेकिन साथ में जाता है हमेशा भगवान का नाम। और जो अच्छे काम और कार्य करते हैं शायद आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरीब अमीर तो चलता रहेगा। अगर 2 चपाती है ना तो एक चपाती भूखे को दे दो, एक खुद खा लो अगर कोई आपका है। मैं उसमें नहीं यकीन करता, मैं कहता हूँ मुझे 2 चपाती भर के पेट खाने दो, मैं तुम्हारे लिए 100 चपाती ढूंढ लाऊंगा। पहले खुद खुश हो जाओ, फिर सबको खुश कर सकते हो। तो कपिल देव जितने महान खिलाड़ी हैं, जितने बड़े खिलाड़ी हैं, उतने ही महान और उतने ही उच्च उनके विचार भी हैं। और यही वजह है कि जब भी वो इस तरह से मंच पर जब भी बोलते हैं तो उन्हें सुनने में बहुत मजा आता है।